कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको करवा रही हूँ 12वीं क्लास का तीसरा लेसन समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व। इसमें मैं आपको वर्चस्व के बारे में बताऊंगी। अमेरिका ने अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है, कंप्यूटर युद्ध क्या है। तो अगर आपको ऐसे ही टॉपिक चाहिए तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12वीं का चैप्टर 3, कौन सा, समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व। आज मैं आपको इसका भाग 1 करवाऊंगी और इसके दौरान आपको मुख्य पॉइंट समझाऊंगी। जैसा कि चैप्टर का जो नाम है समकालीन विषयों में अमेरिकी वर्चस्व, तो इसमें हम पढ़ेंगे वर्चस्व के बारे में। सबसे पहले हम बताते हैं वर्चस्व का अर्थ। इसके जो अर्थ है वो है दबदबा, प्रभुत्व और प्रभाव। जब कोई ताकतवर देश अपना दबदबा दूसरे देशों पर बनाए अपनी ताकत के आधार पर, उसे हम वर्चस्व कहते हैं। वर्चस्व आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आर्थिक वर्चस्व कैसे होता है? जब कोई ताकतवर देश अपने पैसे के बलबूते पर किसी जो है गरीब देश को पैसे देकर या कर्जा देकर उसके जो सारे निर्णय खुद लेने लगे, तो वो होता है आर्थिक दबदबा या वर्चस्व। फिर है राजनीतिक वर्चस्व। जब कोई देश अपने फैसले दूसरे देश के नेताओं के ऊपर थोपता है तो उसे हम कहते हैं राजनीतिक दबदबा। और जब अपनी संस्कृति, जैसे आपको पता है हमारे देश के अंदर जीन्स पहनते हैं, बर्गर खाते हैं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमने अमेरिका की संस्कृति को लिया हुआ है। तो ये क्या हुआ? सांस्कृतिक दबदबा। तो ऐसे ये किसी भी क्षेत्र में वर्चस्व हो सकता है। जब कोई अपनी ताकत के आधार पर अन्य देशों को प्रभावित करे, ये प्रभावित ही हुआ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्चस्व कहते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं बताती हूँ कि अमेरिका ने 1945 में दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसमें जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिराए थे। ये भी क्या हुआ? ये भी अमेरिका का वर्चस्व था, लेकिन तब उसका स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ और अमेरिका, दो शक्तियां उभर कर आई, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद स्पष्ट रूप से अमेरिका का वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दिखाई दिया। कई बार क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की नई विश्व व्यवस्था कब शुरू हुई? ठीक है, तो नई विश्व व्यवस्था कब शुरू हुई? 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। लेकिन ये नई विश्व व्यवस्था जो है स्पष्ट रूप से कब सामने आई? जब इराक का कुवैत पर हमला हुआ। कब हुआ? 1990 में। अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। इराक को समझाने की सारी राजनीतिक कोशिशें नाकाम रही, तो एक नाटकीय फैसला हुआ। यूएनओ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था कहा। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब 90 में इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, तो यूएनओ ने और बहुत सारे देश थे जिन्होंने इसे समझाने का प्रयास किया कि कुवैत पर जो अपना कब्जा छोड़ दे, लेकिन इराक नहीं माना। तो आखिरकार जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, उसने जो है सीधा फरमान जारी कर दिया कि बल प्रयोग के माध्यम से कुवैत को मुक्त करवाया जाए। ठीक है, नाटकीय फैसला इसको क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये बना 45 के अंदर और इराक ने जो है कुवैत पर हमला किया 90 के अंदर, कितने साल हुए? 45 साल। 45 साल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कभी भी ऐसा फैसला नहीं सुनाया था कि बल का प्रयोग करके किसी भी देश को मुक्त करवाया जाए, इसलिए इसको नाटकीय फैसला कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था कहा। इसने कहा कि ऐसे फैसले होने शुरू हो गए हैं, तो अब विश्व के अंदर जो है नई विश्व व्यवस्था शुरू हो गई है। अब आता है प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध इसे क्यों कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में। ये इराक जो है वो एक खाड़ी देश है और कुवैत उसका पड़ोसी देश है। खाड़ी देश होने के कारण इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब इराक ने कुवैत को मुक्त नहीं किया तो अमेरिका ने 34 देशों की एक मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों ने इराक पर हमला कर दिया। मतलब मैंने आपको बताया कि सोवियत संघ ने फैसला सुना दिया, क्या सुनाया कि बल प्रयोग से कुवैत को मुक्त करवाया जाए। तो अमेरिका ने क्या किया? 34 देशों को अपने में मिलाया और एक 6,60,000 सैनिकों की सेना तैयार की और इराक पर हमला कर दिया।
और अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर कुवैत को मुक्त करवाया। अब इतने सैनिकों के आगे क्या है, इराक को हारना ही था, तो ये जो है कुवैत को मुक्त करवाया। अब यूएनओ ने इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की संज्ञा दी गई। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है 1 नंबर में या 2 नंबर में कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रथम खाड़ी युद्ध को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। इसमें जो है इस सैन्य अभियान को इसका नाम दिया गया। ठीक है, इस सैन्य अभियान में क्या था, 75% सैनिक किसके थे, अमेरिका के थे। इस युद्ध में पूरी दुनिया को अमेरिका की सैन्य शक्ति देखने को मिली। अब ये अमेरिका सैन्य शक्ति क्यों दिखा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत दिखा रहा था, अपना दबदबा दिखा रहा था, इसलिए उसने 75% अपने सैनिकों को भेजकर कुवैत को मुक्त करवाया। इसे कहते हैं प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध के बाद एक क्वेश्चन और निकलता है कि इसे कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा जाता है। ठीक है, खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिका की सैन्य क्षमता अन्य देशों से अधिक थी। आपको पता ही लग गया था कि 75% जो सेना थी वो किसकी थी, अमेरिका की थी। इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इस युद्ध की टेलीविज़न पर व्यापक कवरेज हुई। व्यापक क्या होती है, बड़े स्तर पर, जैसे हम टीवी के अंदर देखते हैं कि कैसे जो है एक देश दूसरे देश की तरफ सेना भेज रहा है, कैसे बम्बों का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पे बम गिराएंगे, मतलब पूरा व्यापक रूप से जो उसकी कवरेज हुई। और यह एक वीडियो गेम वार में तब्दील हो गया। जैसे लोग वीडियो गेम खेलते हैं उसमें दिखाई देती हैं सेनाएं, ऐसे ही इस युद्ध में भी टेलीविज़न के ऊपर पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था। इसे सारी दुनिया में लाइव दिखाया गया। इसे पूरी दुनिया में लाइव क्यों दिखाया गया, क्योंकि अमेरिका अपनी पावर, अपनी ताकत को पूरे विश्व को दिखाना चाहता था कि जो मेरे सामने आएगा उनका ये हाल किया जाएगा। मतलब अपना दबदबा बनाने के लिए अमेरिका ने ऐसा किया। अब तक आपने पढ़ा वर्चस्व किसे कहते हैं, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किसे कहते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध किसे कहते हैं। उनमें से कुछ 1-1 नंबर के प्रश्न निकल के आते हैं, तो मैं आपको करवाती हूँ कि सबसे पहले जो है अमेरिकी सेना का अध्यक्ष कौन था, तो वो था नॉर्मन श्वार्ज़काउ। ठीक है, दूसरा जो है 100 जंगों की एक जंग किसने कहा, तो ये शब्द कहे थे सद्दाम हुसैन ने। ये उस समय इराक के राष्ट्रपति थे। तीसरा पॉइंट आता है कि नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो गई है। ये शब्द किसने कहे, तो ये कहे थे जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश ने, जो कि उस समय पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उसके बाद आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि हाईवे ऑफ डेथ किसे कहा जाता है। ठीक है, हाईवे क्या होता है, राजपथ। ठीक है, ऑफ डेथ मतलब मृत्यु का, तो इसे हिंदी में बोलेंगे मृत्यु का राजपथ। तो इसे क्या किसे कहा जाता है, अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो कुवैत से बसरा तक ये रोड है, जैसे मान लो यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे बसरा है, तो यहाँ तक का जो रोड है उसकी जो है उस सड़क पर हजारों निर्दोष लोग मारे गए। इसे हाईवे ऑफ डेथ कहा गया। मतलब इस रोड पर जितने लोग मारे गए, यहाँ पे बहुत संख्या में जो है लोग मारे गए थे, तो इस रोड को क्या कहा गया, हाईवे ऑफ डेथ। ये कब हुआ था, जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया। उसके बाद आता है बिल क्लिंटन के बारे में। ये 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। दोबारा ये 1996 में राष्ट्रपति बने। अब ये 92 से 96 यानी 4 साल के बाद। अपने यहाँ पे जो है 5 साल में चुनाव होता है, लेकिन वहाँ पर जो है राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन में होता है, 4 साल में। ठीक है, तो ये दोबारा राष्ट्रपति बने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने युद्धों और विदेश नीति पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने युद्धों और विदेश नीति पर ध्यान न देकर व्यापार, जलवायु और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो फिलहाल कौन सा है, भारत है। और अगर क्वेश्चन आए कि प्राचीन लोकतंत्र देश कौन सा है, तो प्राचीन लोकतंत्र देश है अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चुनाव के बारे में भी पूछ लिया जाता है और जो है लोकतंत्र के बारे में भी। इसी पाठ में एक क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का, सूडान व अफगानिस्तान पर मिसाइल से हमला से आप क्या समझते हैं, या ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किसे कहते हैं। तो इसका मुख्य कारण रहा अमेरिकी दूतावास पर हमला। ये हमला हुआ था 1998 में। ये जो है नैरोबी जो कि केन्या में है और दार एस सलाम जो कि तंजानिया में है, ये दोनों ही क्या थे, अमेरिका के दूतावास थे। ठीक है, इसकी जो हमले की जो जिम्मेदारी ली थी वो ली अलकायदा ने।
ठीक है, ये जिम्मेदार संगठन कौन था? अल-कायदा। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये एक आतंकवादी संगठन था जिसका जो मुखिया था वो था ओसामा बिन लादेन। ठीक है, तो अब अमेरिका ने क्या किया, इसके जब दोनों ही दूतावासों पे हमला हुआ तो इसने आतंकवाद को समाप्त करने की ठान ली। ठीक है, किसको? आतंकवाद को समाप्त करने की। अब इसने क्या किया कि जो सूडान और अफ़गानिस्तान है उन्हें पता था कि ये क्या हैं, अल-कायदा के ठिकाने हैं। उन दोनों ही जगह पे क्रूज मिसाइल से हमले कर दिए। क्रूज मिसाइल जो है बहुत ही भयानक मिसाइल होती है, तो इसलिए जो है उनसे वो हमले कर दिए। इसके लिए अमेरिका ने यूएनओ से भी आज्ञा नहीं ली। ठीक है, इस ऑपरेशन को ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहते हैं। और जब ये घटना हुई थी तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो था बिल क्लिंटन। फिर एक क्वेश्चन आता है, 9/11 की घटना या फिर 9/11 की घटना किसे कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना थी अमेरिका के लिए। ये देखिए, ये क्या थी? 11 सितंबर यानी 11 तारीख 9वां महीना सितंबर 2001 को ये हुई थी। ये आप कहोगे कि 9/11 क्यों लिखा हुआ है? तो 9/11 का क्या मतलब है कि जैसे हम भारत में लिखते हैं पहले डेट, फिर मंथ, फिर साल, वैसे ही अमेरिका में लिखते हैं पहले मंथ, फिर डेट और फिर साल। इसलिए इसे 9/11 की घटना कहा जाता है। ये क्या था कि 19 आतंकवादियों के समूह ने अमेरिका के 4 विमानों का अपहरण करके अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों से टकरा दिया। क्या था कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश था, आप सभी को पता है। और आतंकवादियों ने क्या किया कि अमेरिका के ही 4 विमान जो है उनका क्या किया? अपहरण कर लिया। और फिर क्या किया कि जो अमेरिका की मुख्य इमारतें थी उनसे उनको टकरा दिया। ठीक है, पहले जो 2 विमान थे वो टकराए न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे हम WTO कहते हैं। ठीक है, एक विमान किससे टकराया? पेंटागन से टकराया। ये क्या है? ये अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। जो एक विमान बचा उसको क्या है कि उनकी क्या सलाह थी कि उसको अमेरिकी कांग्रेस पर वो गिराना चाहते थे, जिसे अमेरिकी संसद कहते हैं, लेकिन वो उससे नहीं टकराया और वो खेत में जा गिरा। ठीक है, इसके अंदर 3000 लोग मारे गए। किसमें? 9/11 की घटना में। इस घटना को ही 9/11 की घटना कहा जाता है। अब ऐसी घटना के बाद अमेरिका जो है तिलमिला गया, क्योंकि 1776 में अमेरिका बना था और उसने इसकी तुलना पहले जो 2 घटनाएं हुई, 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन DC में आग लगाई। इस घटना में बहुत भारी नुकसान हुआ था। दूसरी घटना हुई थी 1941 में, जापान ने जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था उसके दौरान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। इसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो अमेरिका ने कहा कि ये इन दोनों घटनाओं से भी ज़्यादा दुखद घटना है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है लोग मारे गए हैं। तो इसको जो है 9/11 की घटना को इतिहास की सबसे बड़ी घटना का नाम दिया गया। अब जो 9/11 की घटना थी उसके बाद अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। 11 सितंबर 2001 को ये हमला हुआ और अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध एक विश्वव्यापी अभियान चलाया। इस अभियान में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, जो कि अल-कायदा का ठिकाना था, अल-कायदा क्या था? आतंकवादी संगठन, उसका ठिकाना था, उस पर हमले की घोषणा कर दी। इस आतंकवाद के विरुद्ध अभियान को ही ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा जाता है। अब देखिए, ये जो है ऑपरेशन एंड्यूरिंग, ये क्या है? इसके तहत उसने क्या किया कि बहुत सारे देशों में जो उन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो हैं अल-कायदा से मिले हुए हैं, उनकी गिरफ्तारियां कर ली। ठीक है, अब उन देशों को जिनके व्यक्ति थे उनको भी नहीं पता था कि वो गिरफ्तारियां कब की गई, वो आदमी कहाँ गए, और उनको क्या है कि अज्ञात स्थानों पर रखा गया, ऐसे स्थानों पर रखा गया जो ना उन देशों को पता था ना किसी और को पता था। अब जो है यूएनओ क्या है? सबसे पावरफुल संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र संघ। अब उसके जो प्रतिनिधि थे उनको भी इसकी सूचना नहीं दी गई कि जो ये व्यक्ति थे जो गिरफ्तारियां हुई थी उनको कहाँ रखा गया। ठीक है, इस प्रकार अमेरिका ने फिर अपना वर्चस्व साबित किया और ये दिखा दिया कि अमेरिका जो है विश्व के अंदर सबसे ताकतवर
देश है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।